हमने बात करी थी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड हमको देखना है ना, उसका पूरा नाम है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है बेटा कि हम जो लेंस लेते हैं, इसमें जो लेंस आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस लेंस में एक ही लेंस की पॉसिबिलिटी है, वो भी केवल कॉन्वेक्स लेंस की ना। कॉन्वेक्स लेंस ही हम यहाँ पे ले सकते हैं। कॉन्केव की अगर हम बात करें तो वो हमारे काम का नहीं है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में कौन सा लेंस हमारे केवल केवल काम का रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस हम नहीं लेंगे। पहली तो बात यह है कि कौन सा हमको लेंस लेना है। अब इसमें होना क्या है वो जरा देखिए। इसमें होता ये है कि मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको ऐसे डिनोट कर दिया O से, और हमारे पास एक स्क्रीन है। ये सपोज दैट जो है ये है हमारा स्क्रीन। बेटा स्क्रीन पे क्या होता है मालूम है सबको? बताएं, स्क्रीन पे क्या होता है या स्क्रीन किस लिए यूज किया जाता है? भाई सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो स्क्रीन क्या करता है, कौन बताएगा? ये स्क्रीन से होता क्या है? नहीं पता भाई इससे सर, पहले आप मैंने बता दो। इससे पहले मैंने बताया हुआ है भाई क्वेश्चन में। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया हुआ कि स्क्रीन क्या करता है। मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि स्क्रीन पे ही इमेज बनता है। वो भी कैसा इमेज बनता है? रियल। तो इमेज जहाँ पे बनाना हो वहाँ पे हम स्क्रीन रख देते हैं, जिससे कि स्क्रीन पे ही क्या बन जाए? इमेज। जैसे जैसे पिक्चर हॉल में हम देखते हैं ना मूवी, तो मूवी के लिए वो जो रिफ्लेक्शन करता है वो सामने एक पर्दा लगाया रखता है, जिसको हम थिएटर में स्क्रीन बोलते हैं। तो उस स्क्रीन पे हमको सब कुछ दिखता है। सब कुछ दिखता है, इसका मतलब ये है कि फोकस किस पे करना है हमको? स्क्रीन पे, जिससे सब कुछ कहाँ पे दिखे? स्क्रीन पे दिखे। तो स्क्रीन पे हमको या स्क्रीन हम इसलिए लेते हैं कि हमको उस स्क्रीन पे क्या बनाना होता है? इमेज। और वो भी कैसा इमेज? रियल इमेज। सही बेटा। अब चूंकि ये जो रियल इमेज है वो कॉनकेव लेंस नहीं बना सकता, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा और केवल कौन सा लेंस लेते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, दैट इज कैपिटल डी। इस फॉर्मूला बनेगा तो फॉर्मूले में हम इस डिस्टेंस वगैरह का यूज करेंगे। तो डी जो है ऑब्जेक्ट, ये ओ जो है दैट इज ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में हम दो ऐसे लेंस का पोजीशन ले सकते हैं। लेंस का दो पोजीशन ऐसा ले सकते हैं, मतलब ये लेंस दोनों सेम है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ठीक बना दिया, थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ। मान लो मैंने एक लेंस लिया, लेंस को मैंने कहा पोजीशन 1 पे इसमें रखा हुआ है। इस समय हो सकता है, और ये मैंने जानबूझ के ऐसा लिया कि इस समय ऐसा है ही कि मेरा जो यहाँ पे लेंस है जो पोजीशन 1 में रखा गया है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? स्क्रीन पे। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि भाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक इमेज बना, जहाँ पे इमेज बना वहीं पे हमने स्क्रीन रख लिया। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक और तरीका है, एक और पोजीशन है हमारे लेंस का, जिस पोजीशन पे फिर से जो इमेज होगा सेम ऑब्जेक्ट का कहाँ भी बन जाएगा? स्क्रीन पे। मान लो कि ये पोजीशन जो हमारे लेंस का है वो यहाँ है, सपोज दैट यहाँ, इस पोजीशन को कहा 2। ये दोनों ही लेंस सेम है, और मान चलेगा कि पोजीशन नंबर 2 में भी सेम ऑब्जेक्ट O का इमेज उसी स्क्रीन पे बनेगा। इसका मतलब ये जो आपने दो पोजीशन लिया है, ये दो पोजीशन आपके जो लेंस का है वो पोजीशन सेम लेंस का है। पोजीशन ऑफ सेम लेंस such that image is formed on screen। तो बेटा दोनों ही केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? स्क्रीन पे ही फॉर्म हो रहा है। और ऐसे केस में ये जो दोनों लेंस दिख रहे हैं, इनके बीच में जो पोजीशन डिफरेंस है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल डी। तो ये दो बातें हैं।
अब बेटा यहाँ पे कैपिटल डी क्या था, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, उसको हमने नहीं चेंज किया, लेकिन लेंस के पोजीशन को चेंज किया, कभी पोजीशन 1 में रखा, मान चला ऑब्जेक्ट ओ का इमेज स्क्रीन पे बना, फिर डी डिस्टेंस दूर किया, कंडीशन नंबर 2 में लेंस को पहुंचा दिया, और मालूम चला कि फिर से सेम ऑब्जेक्ट का इमेज सेम स्क्रीन पे बनता है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम है, लेंस भी सेम है, बस उसको अलग अलग पोजीशन पे रख के हम सेम ऑब्जेक्ट का सेम पोजीशन यानी स्क्रीन पे क्या बना रहे हैं, रियल इमेज बना रहे हैं। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जाता है, कई सारी बातें पूछी जाती है कि बताओ कि जो नेट मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, या ये बताओ कि डी कितना है, ऐसे करके आपसे चीज़ें पूछी जाती है। पूछा जाएगा जो लेंस है उसका फोकस क्या होगा, ये बताओ। अक्सर हम इसका यूज़ जो करते हैं, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का जो यूज़ करते हैं, ये हम बताने के लिए करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो बेटा यहाँ तक कहानी समझ में आई कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। ओके, यस सर। तो अब बात करते हैं बेटा कि कैलकुलेशंस क्या होते हैं। बेटा कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, मैं कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाता हूँ, जरा वो देखें। मैं इक्वेशन बना दूंगा, उसको सॉल्व नहीं करूंगा। देखिए सबसे पहले ओ और कंडीशन 1 में मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ये है दैट इज x1। तो बेटा सोचो कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा d माइनस x1। बताओ बेटा सही है, इतना डिस्टेंस। सब लोग एग्री हैं? अच्छा बेटा क्या यस सर। क्या लग रहा है कि यस x1 जो सर। है वो u है और d माइनस एक्स v है। बताओ सही है। दूसरी बात ये यस है सर। कि जो u है वो नेगेटिव होगा, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट इस तरफ से होगा, तो u नेगेटिव होगा जबकि v पॉजिटिव होगा। इन दोनों वैल्यू को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा लेंस है उसका फोकल लेंथ है f। अब क्योंकि एक ही लेंस है तो फोकल लेंथ दोनों, चाहे कंडीशन 1 हो चाहे कंडीशन 2 हो, फोकल लेंथ तो f ही होगा। अब हम बात करते हैं बाय लेंस फॉर्मूला। बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपको मालूम होगा बेटा, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r। डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है या फोकस की बात करनी है। तो हमको यहाँ पे फोकस की बात करनी कि मैंने 1/f लिख लिया। अब v में क्या लिख लेंगे बेटा, 1/d माइनस x1। बताओ सही है बेटा, माइनस 1/ माइनस x1। तो माइनस x1 की जगह पे हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। और बेटा यहाँ पे फोकस क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये f जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बताओ बेटा सबको इक्वेशन 1 समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अब पोजीशन 2 में मैं जाता हूँ, पोजीशन 2 आपको दिख ही रहा है। उस केस में मैं मान लेता हूँ कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये वाला, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। इसको मैंने x2 कह दिया, ठीक है ना, ये हो गया x2। तो बचा हुआ डिस्टेंस ये हो गया d माइनस x2, इतना। d माइनस x2 सिमिलर मैनर में v हो गया, और जबकि x2 क्या हो गया, नए केस में u हो गया। बताओ बेटा सही है यहाँ तक। इसको फिर से लेंस मेकर्स फॉर्मूला में रखते, तो 1/v, v मतलब अब क्या हो गया बेटा, d माइनस x2 माइनस माइनस प्लस 1/x2 इज इक्वल टू 1/f। सही बेटा। अब बेटा यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 और 2 है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझको यहाँ पे दो बातें दिखती हैं। इस x1 की अगर बात करें और x2 की बात करें तो बेटा यहाँ पे दो रिलेशन ये दिखेगा। पहला, x1 और x2 बराबर होना चाहिए। देखो बेटा, अगर इक्वेशन 1 में जो तुमको दिख रहा है x1, वो तो दिख ही रहा होगा 1/d माइनस x1 1/x1 इक्वल टू 1/f। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x2 दिख रहा है वहाँ वहाँ x1 रख दीजिए। अगर मैं x2 के जगह पे x1 रख दूंगा तो नहीं लगता इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 सेम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक इसका सोल्यूशन हुआ x1 इज इक्वल टू x2, और दूसरा इसका सोल्यूशन हुआ d माइनस x1 इज इक्वल टू x2 एंड d माइनस x2 इज इक्वल टू x1। ये जो लास्ट वाला मैंने लिखा है एंड करके, उससे अगर आप देखें तो एक ही कहानी मिलती है कि भाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू d। बताओ बेटा ये समझ में आया। मुझको ये मान लेते हैं इसको चौथा, और इसको मान लेता हूँ मैं तीसरा। मुझको तीसरे से कोई मतलब नहीं है, तीसरा कोई खास नहीं है मेरे लिए काम का। हाँ लेकिन चौथा मेरे काम का है,
ठीक है बेटा। चौथा क्या कहा कि दो पोजीशन ऑफ लेंस के लिए जो अलग अलग उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उनको अगर जोड़ दें, ये दिख रहा है बेटा x1 आपको दिख ही रहा होगा, x1 ये है, ये जो कि पहले केस में यानी जब लेंस हमारा कंडीशन 1 में था तो उस समय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था इससे। सिमिलरली x2 क्या था, कंडीशन नंबर 2 में हमारे लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। तो इन दोनों को अगर हम सम कर ले रहे हैं तो कितना मिल रहा है बेटा, कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। अब एक और कहानी देखिए जरा बेटा, अगर मैं बेटा x2 में से x1 को सब्सट्रैक्ट कर दूं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि d हो जाएगा? बताए बेटा, ये समझ में आया? x2 माइनस x1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। अब ये 5 हो गया, मेरे पास दो इक्वेशन हो गया, 4 नंबर और 5 नंबर। 4 नंबर 5 नंबर में अननोन क्या है बेटा, अननोन हमारे लिए दिया क्या हुआ है, कैपिटल डी और स्मॉल डी दिया हुआ है, और अननोन क्या है बेटा, x1 और x2। अब बेटा मैं इससे जब मैं x1 और x2 सॉल्व करता हूँ, किससे किससे, इक्वेशन नंबर 4 और 5 का यूज करके, तो मैं लिख लेता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। जब मैं ऐसा कर लेता हूँ बेटा तो मुझको दिखेगा x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या दिखेगी बेटा, d माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, और x2 आपको दिखने लगेगा d प्लस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बाई 2। दिख रहा है बेटा? ये 4 और 5 को हम सॉल्व कर लेंगे ना भाई, तो ये रिलेशन मिल जाएगा, ये रिलेशन। अब ये रिलेशन भी आपको याद नहीं करना, एक्चुअली रिलेशन जो आपको याद करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि हमको जो रिलेशन एक्चुअली याद करना है वो आगे जब f का दिखने लगेगा तब हमको याद करना है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इसको देख लेते हैं, आगे पैरामीटर्स का यूज होगा तो मैं बता दूंगा कैसे आया, बाकी कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डेरिवेशन आना है ही नहीं। अब बेटा अब आप देखो कि हमारे लिए ये वैल्यू आ गई कि भाई x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, सही है। अब बेटा ये x1 और x2 की अगर मैं बात करूं तो अगर सपोज दैट ये x1 की वैल्यू मैं उठाऊं, दैट इज d माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो देखो क्या मिलेगा। लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे x1 है, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, d माइनस स्मॉल डी अपॉन 2। यहाँ पे x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, d माइनस स्मॉल डी अपॉन 2। अगर ऐसा हो तो बेटा f जो है वो कैपिटल डी स्मॉल डी के टर्म में आ जाएगा कि नहीं, बताओ बताओ बेटा। अगर मैंने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया और जो अभी भी रिजल्ट पाया है x1 का वो अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया तो क्या मुझको f कैपिटल डी और स्मॉल डी में रिलेशन मिल जाएगा? बताओ भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूँ? तो बेटा सब कहाँ है, मतलब सब लोग सुन भी रहे हैं कि क्या हो रहा है? नहीं हो रहा सर बेटा, सबको ये बातें समझ में आ रही क्या हो रहा है? अरजीत, आसिफा, हसन रजा, नौशाद, रिफा, सीमा, शाहिद, बेटा ये समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है? तो बोल क्यों नहीं बेटा? कहीं पे अजीब लगे, हाँ, कुछ ना समझ में आए तो पूछो। अगर नहीं समझोगे तो फिर हमारा काम नहीं हो पाएगा, हम यही नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ, कुछ बातें पल्ले पड़ रही नहीं पड़ रही हैं, तो उसको थोड़ा देखो बताओ। तो मैं बेटा क्या करता हूँ कि मैं अभी ये जो रिलेशन मुझको मिला है, ये जो अभी मैंने x1 x2 की वैल्यू निकाली है, इसको सपोज मैं इक्वेशन नंबर 6 बोल दे रहा हूँ। तो बेटा मैं अगर 6 और 1 का यूज करूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 5, सॉरी 5 नहीं 1 का मैंने यूज किया। वैसे आप इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 2 का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 6 में आपको x2 दिया हुआ है, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ अगर वैल्यू रख लें x2 का यहाँ तो आपको f और d स्मॉल डी में रिलेशन मिल जाएगा। तो चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपकी इच्छा। तो आपको मिल जाएगा f की वैल्यू आपको मिल जाएगा, दैट इज फोकल लेंथ। ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन, बेटा समझ में ना, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी। इसको बेटा हम फॉर्मूले के तरीके से यूज करेंगे, यही हमको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। इस समय बेटा एफ क्या है, एफ है फोकल लेंथ। किसका फोकल लेंथ, लेंस का। फोकल लेंथ
ऑफ लेंथ, ये लेंस का फोकल लेंथ है। डी क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या है बेटा, ये है दो पोजीशन ऑफ लेंस के बीच का डिस्टेंस ना। तो यहाँ से बेटा हमको एफ मिल जाएगा। याद है मैंने कहा था कि भाई जो एफ है उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का मतलब इस फॉर्मूला नहीं, सॉरी, इस एक्सपेरिमेंट का लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड का। तो लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड अगर हम यूज करेंगे तो हमको एक्सपेरिमेंट करके स्मॉल डी बताना पड़ेगा, और हमको पहले से कैपिटल डी मालूम होगा। तो प्रैक्टिकल से स्मॉल डी मिला, पहले से हमको कैपिटल डी मालूम था, तो हमको क्या मिल जाएगा, उस लेंस का फोकल लेंथ जो हमने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से फोकल लेंथ मिल गया। तो मैंने कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है वो किस लिए यूज करते हैं, तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हमने बता दिया कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैसे निकालते हैं। और इस फॉर्मूले को बेटा आप याद कर लें, इसमें बहुत सारे जो दिख रहे हैं उसमें फॉर्मूला आपको कुछ भी याद नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या याद करना है कि भाई फोकल लेंथ कितना होगा। अगर इसको इक्वेशन बोले तो इक्वेशन नंबर 7 है, और इक्वेशन नंबर 7 आपको याद रखना है। ठीक है, पहला तो ये। अगला एक और कंडीशन है बेटा, एक कंडीशन ये है कि अगर मैं अभी बात कर लूँ डी की, स्मॉल वाले डी की, तो बेटा इसी इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके, या यूं कहें कि हम यहाँ से ये जो अभी आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 7, इसी का यूज करके क्या हम स्मॉल डी निकाल सकते हैं? निकालते हैं, देखो जरा। बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ऐसे दिख जाएगा, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, 4d को f से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 4d इंटू एफ। तो यहाँ से बेटा अगर मैं d निकाला तो ये हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 4df इसका रूट। बताओ बेटा क्या ये सही मैंने लिखा? कैलकुलेशन सही है भाई? अच्छा, अब यहाँ से बेटा ये जो d है, इस d को मैं अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मुझको ये दिखेगा, ये दिखेगा। अगर d रूट के भीतर कॉमन ले लूँ तो d माइनस 4f ये दिखने लगेगा। अब सोचो बेटा कहीं ऐसा हुआ कि d माइनस 4f नेगेटिव हुआ तो d की वैल्यू जो है कैसे आ जाएगी? इमेजिनरी, क्योंकि रूट के भीतर तभी आप रूट निकाल सकते हैं जब क्वांटिटी पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव तब होगी जब d जो होगा वो 4f से क्या हो जाए, बड़ा या छोटा? बड़ा हो जाए। बराबर होगा तो भी चलेगा। तो ये कहानी बहुत जरूरी है। बताओ बेटा ये समझ कि मैंने क्या करा? अब सोचो अगर अगर ये जो d है, ये जो d दिख रहा है रूट के भीतर, अगर 4f से छोटा हो जाए तो पूरी पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो रूट के भीतर नेगेटिव आ जाएगा। तो हमको पॉजिटिव रखने के लिए d को क्या करना पड़ेगा? 4f से बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, बराबर भी हो गया तो भी चलेगा, उसकी वैल्यू अभी भी पॉजिटिव आ जाएगी, यानी 0 आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर d 4f से छोटा हुआ तो उस केस में दो पोजीशन आप नहीं बता पाएंगे। तो d आप बताना चाहते हैं तो इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि d 4f से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो बातें आप बोल सकते हैं बेटा। सोचो अगर d कैपिटल वाला 4f के बराबर हुआ तो d हो जाएगा 0, नहीं। और अगर d 4f से बड़ा हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हमको दो पोजीशन मिला करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन मैंने अभी भी बताई, ये है कंडीशन फॉर लेंस टू हैव condition for lens to have two different position, बेटा ये कहानी समझ में आई? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और मैं इलैबोरेट कर देता हूँ। एक्चुअली अगर ऐसा हो जाए, मैंने अभी कंडीशन क्या बताई थी कि कंडीशन टू लेंस के दो पोजीशन के लिए जरूरी है कि भाई जो हमारा d है कैपिटल वाला वो 4f से बड़ा हो। अगर ऐसा हो जाए, मैं दो केस को अगर डिस्कस करूं, मैं लिख लेता हूं केस 1। अगर बेटा d और 4f ये बराबर हो जाए तो क्या होगा? उस केस में d क्या हो जाएगा? 0। d 0 होने का मतलब क्या होगा? लेंस के दो पोजीशन होंगे या एक ही पोजीशन? बताओ। भाई ये समझ में आ रहा है किसी को? तो जब d 0 हो जाएगा तो क्या होगा? हमने अभी भी यही कहा ना कि दो लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या है? d। और अगर d ही 0 हो गया तो भाई कंडीशन 1 और कंडीशन 2 क्या आपको दिखेंगे, या कंडीशन 1 के ऊपर ही कंडीशन 2 आ जाएगा?
कंडीशन 1 के ऊपर कंडीशन 2 आ जाएगा, क्योंकि डी जीरो है। डी जीरो तो कहानी ऐसी होगी ना, कंडीशन 1 भी वही और कंडीशन 2 भी वही। तो क्या क्या दो पोजीशन हुआ, एक ही पोजीशन हुआ? एक ही पोजीशन हुआ। हाँ, तो इस केस में, एक ही केस 1 पोजीशन। में लेंस विल हैव ओनली वन पोजीशन। सही है। अब केस 2 बोल लेते हैं। केस 2 में क्या करता हूँ कि डी को 4f से बड़ा दिखा देता हूँ। तो जाहिर सी बात है डी की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव मतलब कुछ आएगी तो, और कुछ आएगी तो दो लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कुछ पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब लेंस के दो पोजीशन पॉसिबल है, तो लेंस विल हैव टू पोजीशन, विल हैव टू पोजीशन, और यही हम चाहते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जब हम लेंस को लेंगे तो हम जानबूझ के उसका फोकल लेंथ, मान लो अगर हमको मिलना है, मान लो लेंस अगर मैंने लिया है और मुझको कुछ आइडिया है कि भाई इसका लेंथ, फोकल लेंथ होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, तो मैं जानबूझ के ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस लूंगा 40 से बड़ा। आप बातों को पकड़ पा रहे बेटा? अगर मैं 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का एक लेंस लिया है तो उसका 4 गुना कर दूंगा तो 40 हो जाएगा। तो कैपिटल डी क्या कहता है, 40 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस फोकल लेंथ जो कि 10 है उसका 4 गुना से बड़ा लेना पड़ेगा। इन 40 सेंटीमीटर से बड़ा रख लूंगा। बताओ ये सही बेटा? ओके, तो ये हो ठीक जाएगा। सर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई स्मॉल डी के रिलेशन के ऊपर क्या बोल सकते हैं। आपको अभी क्या याद रखना है, दो बातें। पहला कि भाई जो फोकल लेंथ होता है उसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। बेटा सीमा आपका ऑन रह गया, चलो आपको अपने से कर लीजिए भाई। अच्छा आगे बढ़ता हूँ। तो दूसरा मैंने आपको ये सिखाया कि भाई एक तो आपको एफ का फॉर्मूला याद हो जाएगा, दैट इज कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। दूसरा मैंने आपको समझाया कि स्मॉल डी जो है वो स्मॉल डी जो कि लेंस के बीच का डिस्टेंस है वो डी 4f से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अगर छोटा हो गया तो काम नहीं बनेगा। अच्छा दो बातें। अब तीसरी बात और आखिरी बात ये है बेटा कि मैग्निफिकेशन का क्या होगा ना। तो बेटा देखिए दो लेंस थे, मतलब लेंस तो एक ही था, दो पोजीशन में था ये। तो यहाँ पे पहला लेंस है, पहला पोजीशन वाला, और ये दूसरा पोजीशन वाला लेंस है ये। तो बेटा पहले का मैग्निफिकेशन अगर M1 दूसरे का M2 हो जाए तो भाई होगा क्या, M1 को कैसे लिखेंगे, ये होगा हाइट ऑफ इमेज पहले केस में अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। M2 लिखेंगे तो क्या होगा, अब नया इमेज बनेगा तो hi2 अपॉन h0, ऑब्जेक्ट तो सेम होगा। अगर ऐसा है तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला याद है बेटा लेंस के लिए v अपॉन यू, v अपॉन यू। अब बेटा v अपॉन यू में देखा था पहले v क्या था, d माइनस x1, x1 के टर्म में, और u क्या था, x1 विद नेगेटिव साइन। जब बेटा इसको हम रखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब जब x1 की वैल्यू याद है क्वेश्चन नंबर 6 से रखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा था मैंने d माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, जब वो बेटा रख लेंगे तो हमको m1 मिलेगा d प्लस स्मॉल डी अपॉन d माइनस, आपको ये याद नहीं रखना है d माइनस स्मॉल डी, जो याद रखना होगा मैं आपको बता दूँ, ये अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि बेटा आप x1 की जो वैल्यू था दैट इज d माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 ये लेंगे और यहाँ पे रख देंगे, नीचे भी ऊपर भी तो आपको वैल्यू मिल जाएगा कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म में। सिमिलरली जब दूसरे केस में आप v अपॉन यू लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा v कितना था बेटा उस केस में d माइनस एक्स टू अपॉन माइनस एक्स टू, विथ प्रॉपर साइन आप रखेंगे तो ये आ जाएगा d माइनस स्मॉल डी अपॉन डी प्लस स्मॉल डी, d माइनस स्मॉल डी अपॉन डी प्लस स्मॉल डी। सही बेटा? अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये सबको समझ में आया कि मैंने कैसे वैल्यू लिखा। तो नीचे यस वाले में सर। मैंने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का यूज करके x2 की वैल्यू, और किसमें, ऊपर नीचे वाले में x2 की, और ऊपर वाले में इक्वेशन नंबर 6 का यूज करके x1 की वैल्यू। देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू मैं यहीं पे कॉपी करता हूँ, x1 की वैल्यू मुझको लिखना हो, सॉरी x1 का तो लिखा है, तो x2 क्या था d प्लस स्मॉल डी अपॉन 2, ये वैल्यू रखूंगा तो मुझको कैपिटल डी स्मॉल डी के टर्म में मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, m1 अगर मैं पूछूं कि x से बड़ा है या छोटा है तो क्या लगता है, ये आप लोगों को बताना है। m1 की वैल्यू 1 से बड़ा है, हाँ हाँ सर बेटा, दोबारा। हाँ बहुत सही बहुत सर सही बड़ा एक से। बहुत सही। अच्छा m2 की वैल्यू,
एक से बड़ा या छोटा? बड़ा कैसे तो ये भाई? भी डी बड़ा माइनस स्मॉल डी क्या? हाँ हाँ, सर, यहाँ ये एक छोटा छोटा हो डी जाएगा। माइनस डी क्या सर? तो बेटा देखो, कैपिटल डी जैसे इन्होंने कैसे बताया वो जरा देख लें। डी प्लस डी करेंगे तो भाई डी से बड़ा मिलेगा, कैपिटल डी से बड़ा मिलेगा, और डी माइनस डी करेंगे तो कैपिटल डी से छोटा मिलेगा। तो कोई क्वांटिटी कैपिटल डी से बड़ी अपॉन कैपिटल डी से छोटी, तो अगर ऐसा करेंगे तो एक से बड़ा हो गया। सिमिलरली डी माइनस डी क्या हो जाएगा? डी से छोटा, और डी प्लस डी क्या हो जाएगा? डी से बड़ा, एक से छोटा हो जाएगा रेशियो। ठीक है, अगर ऐसा बेटा तो ध्यान से देखें, M1 जो है वो एक से बड़ा है, इसका मतलब ये मैग्निफिकेशन करेगा या नहीं करेगा? मैग्निफिकेशन मतलब इमेज इससे इनलार्ज मिलेगा या डिमिनिश मिलेगा? हाँ बहुत सही बेटा, लार्ज। ये इनलार्ज इमेज मिलेगा यहाँ से, और वो हमको यहाँ M1 की वैल्यू से मान चला। और M2 लेस देन 1 होने से क्या मिलेगा? डिमिनिश्ड या इनलार्ज? डिमिनिश्ड मिल जाएगा। डिमिनिश्ड। तो बेटा इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई इन दोनों का रिलेशन कैसा है, और उससे हम ये बता सकते हैं कि भाई इमेज का इनलार्जमेंट होगा या क्या होगा। अब बेटा यहाँ पे एक और खास बात, अभी तक आपको कुछ खास याद नहीं करना है, लेकिन हाँ अगर आपने M1 इंटू M2 करा तो आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखेगा। वो क्या दिखेगा बेटा? डी प्लस स्मॉल डी अपॉन डी माइनस स्मॉल डी, ये M1 की वैल्यू है, और यहाँ पे है डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी प्लस स्मॉल डी, ये किसकी वैल्यू है? M2 की वैल्यू है। अब आप देखें ये दोनों सब कट जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो सही है बेटा। अब mi की वैल्यू में hi1 और hi0 के टर्म में लिख लेता हूँ। m1 कितना हमने लिखा है? hi1 अपॉन h0। देख रहे बेटा ये कहाँ से ला रहा हूँ मैं? यहाँ से, ये जो हमने पहले लिखा था वो वाला। सिमिलरली अगर m2 की वैल्यू रखूँ तो वो हो जाएगा hi2 अपॉन h0। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1 के। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि भाई h0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू hi1 इंटू hi2। सही है, इसका मतलब h0 क्या हो जाएगा? अंडर रूट hi1 इंटू hi। ये बेटा जो फॉर्मूला है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कुछ फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या था? फोकल लेंथ का। सही से अगर बात करें तो दो ही फॉर्मूले हुए, एक फॉर्मूला वो फोकल लेंथ का जो हमको याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला हुआ हमारे लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ये इसमें लोग कौन कौन है भाई उनको जरा लिख लेते हैं। ये एच नॉट क्या है? एच नॉट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और भाई यहाँ पे hi1 क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाई लेंस इन पोजीशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे hi2 क्या हो जाएगा? सेम हाइट ऑफ इमेज बाई लेंस इन द पोजीशन 2। ठीक है ना? तो बेटा ये है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। इन्हीं दो पे क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे बोल देंगे कि कैपिटल स्मॉल एफ बताओ, उसके लिए कैपिटल डी स्मॉल डी का आपको फॉर्मूला मिला था क्वेश्चन नंबर 7 जिसको कहा था, इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको बेटा ये इक्वेशन नंबर 8 भी याद कर लेना है। तो दो ही आपको इक्वेशन याद करना है। इक्वेशन नंबर 7 वो क्या था? एफ इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4f। ये फॉर्मूला ये आपको दिखा था बेटा इससे पहले पेज पे, ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 7 ये रहा। कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d, ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 7 का, ये याद रखना है। और दूसरा केवल ये याद रख लेना है कि भाई एच आई जो भी इक्वेशन नंबर 8 लिखा था वो क्या था? ये था एच नॉट इक्वल टू अंडर रूट में hi1 इंटू hi2। ये आपको याद रख लेना है। सारे टर्म आपको मालूम होने चाहिए कि कौन क्या है, और अगर ये मालूम है तो हम बड़े आराम से इसके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा इसका मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन दिखाने के लिए बस एक सेकंड रुकिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। एक सेकंड इसका बेटा क्वेश्चन आपको
बेटा एक क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। लिखा हुआ है स्क्रीन केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बेटा ये बताओ किसकी वैल्यू आपको दे दी, स्मॉल डी कैपिटल डी? स्मॉल डी। कैपिटल डी कैपिटल डी दिया सर, है, कैपिटल दैट डी। इज 1 मीटर। ठीक है। और बेटा कोई कुछ बोलता होता नहीं, मतलब नहीं है, या बस पका पकाया मिल जाए? बताए बेटा। और सब लोग क्या करते हैं? कैपिटल डी इक्वल टू 1 मीटर, ये हमको दिया हुआ लिखा है। एक कन्वर्जिंग लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन व्हेन प्लेस्ड एट एनी ऑफ द टू पोजीशन व्हिच आर 60 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ये 60 किसकी वैल्यू दी बेटा? स्मॉल डी की। सही है। अच्छा ध्यान देना, दोनों ही हमको सेम यूनिट में लिखना पड़ेगा। हमसे फोकल लेंथ में पूछा जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, सेंटीमीटर में आंसर बताऊंगा, तो ऊपर कैपिटल डी जो है उसको 100 सेंटीमीटर बोल देता हूँ, तो मेरा आंसर भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। लिखा है फॉर्म से शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बेटा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी। क्या कर लेंगे? 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, जो कि आपको करना है 4 इंटू 100। बताओ बेटा इसको कैलकुलेट कर लेंगे? तो जब ये आप कर लेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ रहा है 16 सेंटीमीटर। बताओ बेटा आंसर समझ में आ गया क्या करना है? अच्छा बेटा इसमें एक पार्ट और है, वो पार्ट जरा देख लेना। इसमें ये तो ए पार्ट था, इसके एक पार्ट में इसका बी पार्ट है, वो कुछ ऐसा है। अभी जो आप लोगों ने करा वो ए पार्ट था, लिखा ना ऊपर इलस्ट्रेशन 1.82 ए। अब हम देख रहे हैं बी। लिखा है इन द टू पोजीशन ऑफ द लेंस लेटरल साइड ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। लिखा है इन द टू पोजीशन ऑफ द लेंस लेटरल साइज ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो बेटा जरा यहाँ पे देखें कि क्या हमको ये समझाया कि पहला लेंस से जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज 4 सेंटीमीटर। बताओ बेटा सही है। और दूसरे में कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर। अब आपसे तो यहाँ से बेटा एच नॉट निकाल लेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सही ना? तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो बेटा ऐसे करके इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है, कई बार नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप जो है इसको ध्यान से देख लेंगे, दोनों फॉर्मूले याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। हमारा कनेक्शन 2 मिनट में कटने वाला है, तो ऐसा करते हैं कि फिर से हम जुड़ जाते हैं। लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, और जुड़ के इसके बाद फिर हम सिल्वर लेंस यानी पेंटेड लेंस का कंसेप्ट देखेंगे, और उसके बाद तो ऑलमोस्ट हमने सब करा हुआ, जल्दी से आगे हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा एक सिल्वर लेंस की अगर हम बात करें तो उससे पहले एक न्यूटन्स फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने देखा है कि क्या होता है? मालूम बेटा किसी का न्यूटन्स फॉर्मूला ऑप्टिक्स में? बेटा सबको आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके सर। न्यूटन्स फॉर्मूला देखो क्या करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं होता। मान लो एक लेंस है, अब इसमें लेंस कैसा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी आप चाहो वैसा ले सकते हो। ठीक है, अब इस लेंस में क्या है कि मान लो एक तरफ प्राइमरी फोकस है, मान लेते हैं इसको f1, एक तरफ सेकेंडरी फोकस है, मान लेते हैं इसको f2। सही है। अब अगर हम फोकल, अच्छा एक और बात कर लेते हैं, एक तरफ ऑब्जेक्ट मान लो O और दूसरी तरफ बना इमेज दैट इज I। अब ये डिस्टेंस देखो बेटा, यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये डिस्टेंस f मैंने बोल दिया, ये डिस्टेंस। तो क्या लगता है बेटा, ये डिस्टेंस भी f ही होगा, इसमें किसी कोई दिक्कत? तो मैंने बोला है कि प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा प्राइमरी फोकस से जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको हमने x1 कह लिया ना, और सेकेंडरी फोकस से जो इमेज डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा? x2।
अब ध्यान देना x1 x2 क्या है, तो x1 x2 इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस है, लेकिन कहाँ से, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्राइमरी फोकस से है और इमेज का डिस्टेंस सेकेंडरी फोकस से, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि भाई x1 प्लस f जो है ये डिस्टेंस है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, u के बराबर। अच्छा ये डिस्टेंस हुआ x2 प्लस f, तो ये कहने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये इमेज है तो इमेज डिस्टेंस हो गया। बताओ बेटा सही है? अच्छा बताओ u नेगेटिव होगा या Yes, पॉजिटिव, और v क्या होगा? नेगेटिव। ओके, तो हम भाई यहाँ पे बस पॉजिटिव। लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, लिखते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो अगर लेंस फॉर्मूला की बात करें, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ है तो मैंने f के टर्म में लिख दिया। तो v की बात करें, दैट विल बी x2 प्लस f, और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि u नेगेटिव है। कितना है बेटा, x1 प्लस f इक्वल टू f। बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा जैसा हम जानते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके जब हम f निकालते हैं, तो f हमारा आ जाता है अंडर रूट x1 इंटू x2। यही जो बेटा फॉर्मूला नीचे आया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला क्लियर बेटा? ये बहुत ज्यादा Yes, यूज sir. नहीं होता, बस इसको देख लीजिए, बस काम होगा। न्यूटन्स फॉर्मूला। अब हमको अगर बेटा करना हो तो हम x1 x2 डिस्टेंस से थोड़ी काम करेंगे, हमको तो u v मालूम होगा। अब u v मालूम है तो इसको x के टर्म में बताना पता नहीं कहाँ से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझको तो समझ में नहीं आता। तो फिलहाल जबकि बोल दिया गया कि हमको पढ़ना है तो हमने पढ़ लिया, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2, जहाँ पे x1 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले फोकस से, और x2 क्या है, इमेज डिस्टेंस दूसरे फोकस से। अभी तक हम जो डिस्टेंस निकालते थे याद है, ऑप्टिकल सेंटर्स निकालते थे, इन्होंने ये कहा था कि नहीं अब हम जो डिस्टेंस x1 x2 लेंगे वो फोकस से लेंगे, तो आप ले लो। कॉन्सेप्ट तो वही यूज हो रहा है, लेंस का जो फॉर्मूला है वही यूज हो रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, तो ये नीचे वाला जो बॉक्स है Yes, उसी को हम sir. कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे सिल्वर्ड लेंस। सिल्वर्ड लेंस, सिल्वर्ड लेंस में क्या होगा भाई, एक हम लेंस लेंगे, ये मानो लेंस है। अब ये लेंस कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये कॉन्वेक्स ही हो, कॉनकेव भी हो सकता है। फिर क्या करते हैं, इसके दो फेस होते हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम पेंट कर देते हैं, पेंट कर देंगे, तो आपके सामने क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा सिल्वर्ड लेंस। क्या दिख रहा है बेटा, सिल्वर्ड लेंस। इसी लेंस को हम क्या कहते हैं, सिल्वर्ड लेंस। अब देखो जरा, लाइट अगर इसके ऊपर इंसिडेंस हुआ तो क्या होगा, ऐसे जाएगा और लौट के इधर आ जाएगा। बताओ बेटा सही है? अच्छा बताओ, लाइट क्या ऐसे जा सकता है क्या, इसको क्रॉस करके ऐसे जा सकता है क्या? नो, क्यों नहीं? क्योंकि No, ये sir. वाला जो है ये पेंट है। पेंट का मतलब यही हुआ ना कि आप And उसको क्रॉस नहीं करोगे, जैसे वो मिरर में होता है ना, मिरर में एक तरफ पेंट होता है, तो लाइट कैसे जाता है, इसको क्रॉस करके आगे निकलता है नहीं, रिफ्लेक्ट होकर बाहर आता है, इस तरफ आता है। तो यही है सिल्वर्ड लेंस जो है, उसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली लाइट है ऐसे बाहर जाएगी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हमको क्या निकालना होता है, यानी क्या हमको सॉल्व करना होता है। तो बेटा हमको यहाँ पे ये सॉल्व करना होता है कि जो सिल्वर्ड लेंस है वो इफेक्टिवली क्या बनाता है। क्या बनाने का मतलब, क्या ये इफेक्टिवली एक लेंस ही होता है, या क्या ये इफेक्टिवली एक मिरर होता है, ये क्या होता है, पहली क्वेश्चन। तो पहला तो हमको बताना होता है कि ये जो सिल्वर्ड लेंस है वो क्या बन जाएगा। सिल्वर्ड लेंस जो इफेक्टिवली हमको काम करता हुआ दिखेगा, क्या वो एक लेंस जैसा काम करता हुआ दिखेगा या एक मिरर जैसा काम करता हुआ दिखेगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अगर मान लो ये लेंस है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, या अगर हमसे पूछ दिया जाए कि नहीं बोल दिया जाए कि नहीं ये मिरर बन रहा है, तो मिरर है तो उसका फोकल लेंथ क्या है। भाई यही दो बातें तो हम पूछते हैं। तो हमको यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर है कि सोचो कि सिल्वर्ड लेंस, अब अगले पेज में आपको ले जा रहा हूँ, अगर सिल्वर्ड लेंस होता, हमने अभी क्या कहा सिल्वर्ड लेंस, तो अगर सपोज दैट ये लेंस था, हमने इधर सिल्वरिंग कर दी,
और हमने कहा कि भाई दो पॉसिबिलिटी बनती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? या तो बनती है लेंस की या तो बनती है मिरर की। अब हम देखेंगे कि क्या बनेगा। ये तो देखो बेटा, अगर ये लेंस होता यानी सिल्वर्ड लेंस, अगर लेंस होता है तो लाइट जाता और रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाता। पर बताओ बेटा, क्या ये ऐसे दूसरी तरफ जा रहा है? नहीं, इसका मतलब ये लेंस नहीं है। तो क्या हुआ? मिरर। तो कहेंगे कि मिरर ही क्यों, आप कोई और चीज़ क्यों नहीं सोचे? तो बेटा इसलिए मैं सोचा कि लाइट आई और उधर ही चली गई। ऐसा नहीं है जैसे रिफ्लेक्शन टाइप का हो रहा है, इधर से लाइट रे आई उधर ही चली गई। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये इफेक्टिवली कैसा काम कर रहा होगा? मिरर जैसा। तो यहाँ पे ये समझ, मिरर क्यों कहा? क्योंकि लाइट रे आफ्टर प्रोसेसिंग उसी तरफ चली आ रही जिस तरफ से इंसिडेंट रे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिरर हुआ। जैसे मिरर में होता है ना, मिरर में क्या होता है कि जिधर लाइट आई उधर ही जाके रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो जाहिर सी बात है बेटा, इसको हमको मिरर जैसा देखना चाहिए, ना कि लेंस जैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिल्वर्ड लेंस होता है, सिल्वर्ड लेंस वो एक्ट करता है, एक्ट्स एज एन एक्स ओ एन नहीं, एक्स अ मिरर। अब कहेंगे मिरर कौन सा, प्लेन या जो है स्फेरिकल? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा स्फेरिकल मिरर बेटा, स्फेरिकल मिरर। अब कहेंगे स्फेरिकल मिरर क्यों, प्लेन मिरर क्यों नहीं? तो इसलिए बेटा क्योंकि स्फेरिकल मिरर को हम बड़े आराम से प्लेन मिरर बना सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर को स्फेरिकल मिरर नहीं बना सकते। भाई सोचो, अगर स्फेरिकल मिरर को प्लेन मिरर बनाना हो तो हम क्या कर देंगे? उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको क्या बोल देंगे? इन्फिनाइट। क्या बन जाएगा? प्लेन मिरर। नहीं, आप सोचो स्फेरिकल मिरर का तुमने फोकल लेंथ निकाला, फोकल लेंथ निकाला, इन्फिनाइट आ गया, क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर। नहीं, अच्छा अगर आपने स्फेरिकल मिरर लिया और उसका फोकल लेंथ सपोज दैट पॉजिटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर कहीं आपने उसका फोकल लेंथ निकाला और फोकल लेंथ निगेटिव आ गया, तो कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्केव। सही बेटा, तो यहाँ पे पूरी संभावना खुली हुई है। क्लियर? तो पहले हमने एक बात ये सीखी कि जो सिल्वर लेंस होता है उसका काम कैसा होता है, उसका उसका काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है एक मिरर जैसा। तो सिल्वर लेंस नाम में लेंस है, लेकिन काम कैसा करता है? एक मिरर जैसा। अब हमने ये तो बता दिया कि मिरर होता है, लेकिन हमको साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा ना कि जो मिरर है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, उसका फोकल लेंथ कितना होगा। अब बेटा देखो, फोकल लेंथ पे हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जरा उसको समझो बेटा। हम पावर के थ्रू जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ में। देखते हैं, लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या बना बेटा? मिरर बना। तो मैं लिख लेता हूं इफेक्टिव स्फेरिकल मिरर। बेटा इस छोटी सेटिंग का मतलब समझा आपने? हम यहाँ पे फोकल लेंथ बताना चाहते हैं जो इफेक्टिव स्फेरिकल मिरर होगा उसका। देखो उसके लिए हमको क्या करना है कि अगर ये लेंस जो है सिल्वर्ड है तो लाइट रे आया और इधर चला गया, ऐसे चला गया। अब बेटा जरा यहाँ पे ये देख के बताओ, मान लेते हैं पहला जो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज R1 और दूसरा जो है दैट इज R2। और ध्यान से देखें, जो मिरर पार्ट है जो इधर आपने राइट साइड में पेंट कर दिया है उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? R2। और ये जो लेंस है मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और जो इधर और उधर मीडियम उसका μ1। तो अब बेटा देखो जरा, आपने लेंस का कितनी बार यूज किया है? एक बार या दो बार? लाइट रे लेंस को कितनी बार क्रॉस कर रही है? दो बार। दो बार, बहुत सही। और मिरर को कितनी बार यूज कर रही है? देखो कैसे काम कर रही है। पहला क्या कर रही है? लेंस को क्रॉस करके भीतर जा रही है, ठीक। तो पहली बार लेंस का यूज हुआ। फिर किससे मिल रही है? मिरर से मिल रही, तो मिरर का यूज हो गया। फिर क्या कर रही है? मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जब लौट रही है तो फिर से लेंस का यूज हो रहा है। तो मुझको बेटा यहाँ पे इफेक्टिव ऐसा दिखेगा, ये तीनों फिगर, मतलब ये जो एक फिगर है यानी सिल्वर लेंस, वो मुझको दिख रहा है कि भाई पहले तो ये लेंस है, फिर क्या है? ये एक मिरर है, फिर क्या है? फिर एक लेंस है, क्योंकि लेंस का दो बार यूज हुआ। सही बेटा? अब अगर मैं मान लूं कि ये जो इफेक्टिवली हमारा सिल्वर
लेंस है, सिल्वर्ड लेंस, मान लेते हैं कि इसका जो पावर है वो पावर है P इक्वेलेंट, ऐसे मान लिया, आपका मन करे तो P डैश या P मान लो, जैसे आपकी इच्छा। तो देखो बेटा ये किसके बराबर हुआ, ये पहला तो है लेंस, तो उसके पावर का यूज किया, दूसरा है मिरर, उसके पावर का यूज किया, तीसरा है लेंस, उसके पावर का यूज किया। तो पी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, पी इक्विवेलेंट होगा, इन तीनों का यूज करके बात हुई है इनका टोटल, तो पी एल प्लस टी एम प्लस पी एल, तो कितना हो गया भाई, 2pl प्लस पी एम, हमारा काम हो गया, सही है। अब देखो पी इक्विवेलेंट में, पी इक्विवेलेंट क्या है, किसका पावर है, ये है सिल्वर लेंस का पावर, पर सिल्वर लेंस तो एक मिरर होता है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा, पी इक्विवेलेंट की जगह पे 1/f इक्विवेलेंट लिख लेंगे, इक्वल टू पीएल लिखना है तो हम लिखेंगे 2, पीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अप लेंस, प्लस पीएम क्या होता है बेटा, पावर ऑफ मिरर, उसका क्या हो जाएगा 1/f मिरर। बेटा ये कहानी समझ में आई, हमको यही मेन फॉर्मूला है, यस इसी को सर। यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, लेकिन याद करने के साथ साथ उसको ये भी दिखाना है कि एफएल है क्या, उसको लिख लेते हैं। एफएल जो है बेटा वो फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसको लिखा मैंने 1, इसको मैंने लिखा एफ एल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 1/fl, वही जो फोकल लेंथ का लेंस मेकर्स फॉर्मूला था, ये हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बताओ बेटा समझ आया, भाई फोकल एफएल क्या है, यस फोकल सर। लेंथ ऑफ लेंस है, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस लेंस मेकर से फॉर्मूले से बताते हैं, तो वही मैंने यूज कर लिया। चलो अब दूसरा क्या बचता है, दूसरा बचता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो लिखा हमने फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इसको मैंने लिखा एफ एम से ना, ये बेटा एफ एम याद है क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है, आधा। अब देखो ना लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आप R1 या R2, R2 देख रहे बेटा फिगर में, R2, ये वाला पार्ट देखें, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी के ऊपर पेंट कर दिया, तो ये इसी का रेडियस है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2, ये हो जाएगा R2 बाई 2, R2 बाई 2। बताओ बेटा इस समय बस हो गया आपका काम। तो यस सर। आपको मिला जुला के यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको दो बात मिलेगी, पहला जो सिल्वर्ड लेंस होगा वो कैसा काम कर रहा होगा बेटा, स्फेरिकल मिरर जैसा, पहला काम, पहली बात। अच्छा इस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा भाई, एफ इक्विवेलेंट, और वो एफ इक्विवेलेंट कहाँ से बता देंगे बेटा, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में दो बातें हैं, एफ एल और एफ एम, तो एफ एल यहाँ से निकाल लिया और एफ एम यहाँ से निकाल लिया। तो इस तरीके से बेटा हम सिल्वर्ड लेंस के बारे में बड़े आराम से बात कर सकते हैं। बताओ बेटा इसमें कोई ऐसी बात जो किसी को नहीं समझ आई हो, समझ में आ गया। अब इसके सर क्वेश्चन समझ की में आ बात कर गया लेते सर। हैं, मैं इसका एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, आपको कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप फॉर्मूला याद रख लेंगे आपका काम हो जाएगा। अब बेटा सिल्वर्ड लेंस में एक क्वेश्चन है, अभी बेटा कॉम्बिनेशन का मुझको करवाना है, कॉम्बिनेशन वगैरह का क्वेश्चन करवाना है, तो उसका टेंशन नहीं लेंगे, अभी उसका क्वेश्चन करवाना है। ये करते हैं। अच्छा, अभी लोग आ रहे हैं बेटा, लगभग मुझको लगता है खत्म होने वाला होगा,
तब लोग पहुंच रहे हैं। बेटा ये सबको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर, इसको दीजिए। पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए concave lens that is made of a glass of refractive index of 1.5 and has equal radius of curvature of its two surface each of 30 centimeter. The surface of lens further away from the object is silvered. Find the nature and the position of the final image. क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन कुछ ऐसे बोला है कि हमारे एक लेंस है, ये लेंस है, इसके दोनों रेडियस और कर्वेचर सेम है, ये और ये दोनों ही आर है, और आर की वैल्यू क्या दी है, इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहते हैं कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर। ये है ऑब्जेक्ट, इससे रखा गया हमने कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर सही। फिर बोला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का है दैट इज 1.5, ग्लास का बना हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ का इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस है लेंस का, उसको हमें सिल्वर कर दिया, इसलिए कैसा लेंस हो गया बेटा, सिल्वर्ड लेंस, सिल्वर्ड लेंस हो गया। ठीक है बेटा। फिर बोलते हैं कि द सरफेस सिल्वर, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द फाइनल इमेज। नेचर, पोजीशन एंड द फाइनल इमेज। अब बेटा देखो ये हम बताएंगे कैसे। सोचो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर हमको मालूम चल जाए कि भाई सिल्वर लेंस को हटा के उसके जगह पे कौन सा हम स्फेरिकल मिरर रखें। बताओ बेटा, एग्री हो आप लोग? अगर हम इस सिल्वर लेंस को हटा के यहाँ पे मिरर रख लेंगे, तो जो मिरर रखेंगे हमको उसका फोकल लेंथ भी तो मालूम होना चाहिए। अच्छा, मिरर आते ही उसका फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट हमको मालूम चल जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 होगा तो हम मिरर का फॉर्मूला लगा के बता देंगे वी कितना होगा। उसके बाद हम बता देंगे कि फाइनल इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, सब कुछ बता देंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमको सिल्वर लेंस के जगह पे क्या रखना है, एक स्फेरिकल मिरर। तो रखते हैं। तो बेटा याद है फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm। बताओ बेटा सही है? इस रिलेशन में मुझको fl पहले लिखना होगा, तो 1/fl, fl मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लिखते हैं μ2 कितना है बेटा यहाँ पे 1.5, 1.5 क्या होता है 3/2, μ1 कितना है 1 क्योंकि एयर ही है -1। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं। बेटा बताए रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 क्या आपको लगता है +30 है और R2 -30 है। यस सर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पहला टर्म तो हो जाएगा 1/2, इसको जोड़ देंगे तो 1/15 हो जाएगा। सही बेटा? तो ये टोटल हो गया 1/30। बताओ सही है यहाँ तक 1/fl की वैल्यू। अच्छा, अब मिरर की बात करते हैं। 1/fm अगर कोई कहे तो वो क्या हो जाएगा भाई, रेडियस अगर fm होता तो r/2 होता, तो ये हो जाएगा 2/r। बताओ सही बेटा? सही भाई, fm लिखोगे तो r/2, तो 1/fm क्या हो जाएगा 2/r, 2/30 1/15। बताओ बेटा यहाँ तक सबका सही है? अभी क्वेश्चन नंबर 1 से 1/f इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ fl, तो 2 और fl की वैल्यू कितना है 30, तो ये हो जाएगा इतना, प्लस 1/fm दैट इज 1/15, तो ये हो जाएगा 15। टोटल हो जाएगा कितना 2/15 कितना है 2 टाइम्स 2/15। बताओ इतना हो जाएगा 7.5 रेडियस आया। हाँ, f इक्विवेलेंट आया 7.5, पर मैं तो ऊपर वाला ही लिखूंगा क्योंकि मुझको मिरर फॉर्मूला यूज करना है। तो बेटा मिला जुला के फोकल लेंथ हमको मान चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बल्कि ऐसा है। कैसा? यहाँ जो हमारा सिल्वर लेंस है। अच्छा, पहली बात ये बताओ कि बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया?
फोकल लेंथ नेगेटिव आया है। नेगेटिव सर, नेगेटिव सर कौन Positive. किया? अच्छा एक देखो, यहाँ पे हमारा जो एफएम है, मतलब ऊपर 1/fl में तो हमने साइन कन्वेंशन यूज किया, हमको लग रहा है कि कुछ करना पड़ जाएगा, अभी कैलकुलेशन में मिस्टेक है ना। देखो बेटा मिस्टेक क्या है, ये 1/fl तो लिखा तो सही लिखा, लेकिन 1/fm लिखा तो गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया बता सकता है कोई? माइनस -2r होगा। 2r नहीं, आर नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सही है ना, तो ये आ जाएगा -1/50, तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना। अच्छा नेगेटिव सही है बेटा। अच्छा तो ये -1/15 आ गया, तो ये 1/fm जो है -1/50 आ गया, तो एफ इक्वलेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफएम में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसको हटाना पड़ेगा ना। ये जो है पार्ट, इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये बेटा कितना आंसर आ जाएगा, 15 कैसे आ जाएगा भाई? नहीं 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 15 नहीं, मैंने क्या करा, ये बेटा ये समझ में आया कि मैंने क्या करा। ये हमारा जो फॉर्मूला था 2/fl + 1/fm था ना, तो 2/fl करा तो ये तो पॉजिटिव आ गया, तो 2/fl करेंगे तो fl कितना है 30, तो 2/30 हो जाएगा 1/15 पहला टर्म, और दूसरा आया है 1/15 नेगेटिव, तो वो माइनस कर देंगे ना भाई, तो 1/15 में 1/15 क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा ना, तो 15 कहाँ से आएगा, 0 हो जाएगा, 0। सही है। तो मिला जुला कि ये नहीं आया, क्या आया हमारा 0 0 नहीं 1/f इक्वलेंट 0 आया, हम अगर उसका उल्टा करेंगे तो इन्फाइनाइट आ गया इनफैक्ट। तो हमारा कौन सा मिरर हुआ भाई, प्लेन, बहुत सही, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आया। तो प्लेन मिरर आया तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया, क्वेश्चन ऐसा हो गया, सिल्वर लेंस को हटा देते हैं, वहां पे प्लेन मिरर लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट उसके सामने रख देते हैं। ऑब्जेक्ट कितना दूर बोला गया बेटा क्वेश्चन में, 30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज भाई पीछे बनेगा, कितनी दूर पे, 30 सेंटीमीटर पे। तो पोजीशन बता दिया। अच्छा ये इमेज रियल है वर्चुअल, वर्चुअल क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल है, और साइज क्या है, डिफरेंट या सेम, सेम साइज। बस हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। बता बेटा सही है बेटा, लार्ज, सेम साइज का है ना, डिमिनिशन है इलाज है, सेम साइज का, सेम साइज का होगा ना भाई। बस यस सर, यस सर। तो इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, और इतना टाइम बचा है क्या। अच्छा बेटा मुझको टाइम हो गया। अब बेटा क्या करते हैं कि आज इतना ही रख लेते हैं, अगली बार मैं आपको मिलूंगा तो इसी क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, इस पे थोड़ा सा और बात करना चाहिए मुझको। तो इस क्वेश्चन ने आज अब इतना तो समझ में आया ना, तो इतना रख लेते हैं। आप जरा थोड़ा अपने घर पे जाके देखिएगा, और उसके बाद फिर हम कल मिलते हैं, तो इसको करेंगे। अब बेटा ये लगभग खत्म हो गया, इसमें 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे एक और टॉपिक छोटा सा रह गया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो लेंस, याद है कल हमने पढ़ा था कि जब चिपके हुए होंगे तो फोकल लेंथ जो होगा वो 1/f1 + 1/f2 = 1/f इक्वलेंट हो जाएगा। लेकिन तब क्या होगा, जब उनके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, जब उनके बीच का कुछ डिस्टेंस हो तो क्या होगा, तो उसको हम कल देख लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम रहा तो कल ही, नहीं तो हम परसों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, आज आज थोड़ा सा आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है क्लास टाइम पे स्कूल नहीं हो पाई थी। चलो फिर कल मिलते हैं आगे, तो फिर बात करते हैं बेटा, ठीक है, थैंक यू, बाय सर।